मिक्स पे चल रहा है, अभी रिवीजन सीरीज चल रही है। मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक उठा रखा है मैंने, जिसमें हमारा ये लेसन नंबर 8 होगा। ये कोर्स कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। मार्केट स्ट्रक्चर में अभी तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन ही चल रहा है, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पढ़ा था, टीआरटीसी अप्रोच पढ़ लिया, एमआरएमसी अप्रोच पढ़ लिया, उसका डिटेल्ड कंसेप्ट भी पढ़ लिया है, और आज भी एमआरएमसी अप्रोच होगी बट इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। In a perfectly competitive market, a firm cannot change the price of a product by modifying the quantity of its output. मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसकी इम्प्लीकेशन ये होती है कि कोई भी अगर सेलर इंडस्ट्री को छोड़ के जाना चाहे तो वो टोटल आउटपुट पे इफेक्ट नहीं डाल सकता। इंडिविजुअल सेलर के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो टोटल आउटपुट को इफेक्ट करे, और टोटल आउटपुट इफेक्ट नहीं होगा तो बेटा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इफेक्ट नहीं होगा। तो वो वही चीज़ लिखी है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक फर्म प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकती आउटपुट सप्लाई को चेंज करके। फर्दर द इनपुट एंड द कॉस्ट कंडीशंस आर गिवन। बेटा इनपुट की अवेलेबिलिटी भी अफेक्टेड नहीं होती और कॉस्ट कंडीशंस भी हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तभी हम देखते हैं कि कैसे हमारा जो फर्म का एमसी और एमआर कर्व कैसे बन रहा है। Therefore, the firm can alter the quantity of output without changing the price of the product. वो quantity of output को तो alter कर सकती है बट वो price को change नहीं कर सकती। प्राइस इंडस्ट्री ने फिक्स कर दिया, उसी प्राइस पे फर्म को सेल आउट करना है। अब फर्म पे डिपेंड करता है कि वो नंबर ऑफ यूनिट 1 बेचे या नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 बेचे या नंबर ऑफ यूनिट 10,000 बेचे। तो वो इट डिपेंड्स ऑन द फर्म कि वो कितना क्वांटिटी आउटपुट की वो बेचना चाहती है, बट उसके ये डिसीजन से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अभी भी इफेक्ट नहीं होगा। We know that a firm is in equilibrium when its profit are maximum, which relies on the cost and revenue conditions of the firm. Obviously बात है, हमने जब TRTC अप्रोच पढ़ा था तो भी हमने ये देखा था कि फर्म का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे जहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। बट प्रॉफिट निकलता कैसे, रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व्स के बीच में सबसे ज़्यादा गैप होता है वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है और वहीं इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। इवन हमने MRMC अप्रोच में भी देखा कि जहाँ MC और MR उनको टच कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहीं हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट और वहीं पे मैक्सिमम प्रॉफिट वो कमा रहा है। बात समझ आई है? ठीक। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म। अगर एक कॉम्पिटिटिव फर्म दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट फर्म है तो उसमें शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे आता है? इन द शॉर्ट रन देयर आर फॉलोइंग अजम्पशंस। बेटा शॉर्ट रन के पीरियड में हम कुछ अज्यूम करके चलते हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं। पहला, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट तो गिवन ही होता है एंड द फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट दैट प्राइस। वो फर्म का डिसीजन होता है कि वो कितने यूनिट्स ऑफ आउटपुट को बेचना चाहती है एट द प्रिवेलिंग प्राइस पे, क्योंकि यूनिफॉर्म प्राइस होता है, सारी फर्म्स एक ही प्राइस पे बेचती हैं। द साइज ऑफ द प्लांट ऑफ द फर्म इज कॉन्स्टेंट। बेटा ये पॉइंट याद रखना है कि जो प्लांट का साइज है वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग रन पीरियड में ही आप अपने स्केल को चेंज करते हो। स्केल का मतलब होता है अपने लैंड पे ज़्यादा काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फैक्ट्री है मेरी, ठीक है, उस फैक्ट्री में 5 मशीन्स लगा रखी है मैंने और लेबर काम कर रहा है। बेटा अगर मैं स्केल को चेंज करती हूँ, स्केल का मतलब है मैं नई एक और जगह पे एक फैक्ट्री फिर से बिल्डअप करती हूँ, उसमें नई मशीन्स खरीदती हूँ और लेबर लगाती हूँ, तो दैट मीन्स आई एम एक्सपैंडिंग द स्केल, आई एम एक्सपैंडिंग द लेवल। किस लेवल पे? ब्रांच एक नहीं खोल रही तो बेटा प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। हाँ, यहाँ पे आप प्लांट के साइज को कांस्टेंट मान के चल रहे हो, आप उसी फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो वो कर सकते हो, बट प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू अगर आप लेवल को बढ़ा रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, साइज को बढ़ा रहे हो। ठीक है, नई फैक्ट्री नहीं डालनी है। शॉर्ट रन पीरियड में, शॉर्ट रन पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ पे आप अपने सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा सकते हो, फिक्स फैक्टर को नहीं बढ़ा सकते। और वेरिएबल फैक्टर क्या होता है बेटा? लेबर होता है, ना कि मशीन्स, ना कि लैंड। बात समझ आ रही है? द फर्म फेस गिवन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। अभी जब भी हमने डायग्राम बनाया था हमने SATC लिखा था, SMC दैट इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू, शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू। तो जितने भी कॉस्ट कर्व्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे? शॉर्ट रन पीरियड के होंगे, क्योंकि हम शॉर्ट रन पीरियड की बात कर रहे हैं। वी नो दैट द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन। बेटा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या है इक्विलिब्रियम के लिए? पहली, MC MR के इक्वल होना चाहिए और MC कर्व MR को बिलो से कट करना चाहिए। बेटा ये जो पहली कंडीशन तो यही है कि MC इज इक्वल टू MR, बट जो सेकेंड कंडीशन है वो अलग अलग तरीके से आ सकती है। एक हो सकता है कि स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR, ऐसे भी लिख के आ सकती है, या ऐसे लिख के आ सकती है हमारे पास कि MC मस्ट बी राइजिंग, ऐसे आ सकती है।
ये भी वही बात है, मस्ट बी राइजिंग, ठीक है। या ऐसे आ सकती है जैसे अभी ये मैंने लिखी हुई है, MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो, ऐसे भी आ सकती है। ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट को इंडिकेट करती हैं कि स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट भी आ सकता है जो मैंने नहीं लिखा। एक तो ये लिख दिया स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR, एक ये लिख दिया MC मस्ट बी राइजिंग, एक ये हो सकता है बेटा स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन 0, ऐसे भी आ सकता है, स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन 0। और एक ये आ सकता है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, MC मस्ट कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो आपको याद रखना है कि कोई भी पॉइंट आए तो प्लीज़ घबराना नहीं है, सारे पॉइंट्स का मिलाकर एक ही कंक्लूजन निकलता है कि MC बिलो से कट करना चाहिए MR से, या स्लोप ऑफ MC ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या MC कर्व मस्ट बी राइजिंग होना चाहिए, या स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। ये एक ही बात है, ये सेकेंड कंडीशन ही है, सारी मिला के एक ही बात कह रही हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। In other words, the MC curve must intersect the MR curve from below and after the intersection lie above the MR curve. MC कर्व MR कर्व को उसके बिलो पॉइंट से कट करेगा। ये जब हमने डायग्राम भी पढ़ा था, ये आपका AR है, यही आपका MR है और यही आपका MC है। देखो बेटा, MC कर्व बिलो से कट कर रहा है MR को, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और उसने क्या लिखा है, और आफ्टर द इंटरसेक्शन लाई अबव द MR कर्व, इंटरसेक्शन हो गया, उसके बाद कौन लाई कर रहा है, ऊपर MC आ रहा है और MR नीचे आ रहा है बेटा, है ना। इन सिंपलर टर्म्स द फर्म मस्ट कीप एडिंग टू इट्स आउटपुट एज लॉन्ग एज MR इज ग्रेटर देन MC। बेटा वो ये बोलना चाह रहा है कि फर्म को अपने आउटपुट को बढ़ाते रहना चाहिए जब तक MR MC से बड़ा है, जब तक MR अपने MC से बड़ा है। बेटा ये देखो MR, ये MR है, MR जब तक MR आपके MC से बड़ा नहीं हो जाता। बेटा यहाँ MR बड़ा है और यहाँ MC नीचे है, तो फर्म वो कह रहा है अपना आउटपुट बढ़ाओ बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। ये भी MR बड़ा है और ये भी MC छोटा है, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। बट यहाँ बेटा MR MC से इक्वल हो गया। अगर मैं यहाँ बढ़ाती हूँ, मैं ये वाले लेवल ऑफ आउटपुट पे बेचती हूँ, बेटा इस पॉइंट पे ध्यान देना, मेरा MC बड़ा हो गया है, ये देखो ना, कहीं पे यहाँ पे मिल रहा होगा ना, ये मेरा MC हो गया बेटा और MR वही है। कोई भी फर्म कभी भी वो लेवल ऑफ आउटपुट नहीं बेचेगा कि उसको एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट को बनाने के लिए कॉस्ट ज़्यादा इनकर करनी पड़ रही है जबकि उसको रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो वो क्यों बनाएगा आउटपुट, बिल्कुल नहीं बनाएगा। इसीलिए जो फर्म होती है वो इसी लेवल ऑफ आउटपुट पे ऑपरेट करती है, क्योंकि हमें ये बोला गया है कि आप तब तक ऐड ऑन करो, आप अपने आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो जब तक आपका MR ग्रेटर देन MC है। बेटा MR ये है और MC यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ MR बड़ा है आपसे MC से, बात समझ आई, क्योंकि MR का कर्व ऊपर आ रहा है और MC का कर्व नीचे आ रहा है। दिस इज बिकॉज एडिशनल आउटपुट एड्स मोर रेवेन्यू। ऑब्वियस ही बात है, जब आप एक्स्ट्रा आउटपुट बनाओगे तो वो बिकेगा भी बिकेगा, और जब वो एक्स्ट्रा आउटपुट बिकेगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। देन कॉस्ट एंड इंक्रीजेज इज आउटपुट फर्दर इफ MC इज इक्वल टू MR। देखो वो क्या बोल रहा है, MR जब MC से बड़ा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने से कॉस्ट तो लग रही है बट कॉस्ट से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो फर्म तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट पोजीशन में है। बट अगर MC MR के इक्वल हो गया, बट द फर्म फाइंड्स देन बाय एडिंग टू इट्स आउटपुट, MC MR के इक्वल जैसे ही हो गया तो फर्म ने ये देखा कि अब मैं अगर आउटपुट में बढ़ाती हूँ तो MC स्मॉलर तो है MR से, दस इट मस्ट कीप इंक्रीजिंग इट आउटपुट। जहाँ पे MC और MR के इक्वल हो गया वहाँ पे फर्म स्टॉप कर जाती है। MC और MR यहाँ पर भी इक्वल थे, ये याद रखना, MC और MR यहाँ पर भी इक्वल थे, बट फर्म को फ़ायदा ये था कि जैसे जैसे मैं लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ा रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि MR ऊपर है और MC नीचे है, इसलिए वो इंक्रीज ऑन कर रही थी आउटपुट। बट जैसे ही MR फिर से MC के इक्वल आ गया, अब अगर मैं एक लेवल आउटपुट को अभी भी और बढ़ाऊंगी तो बेटा MC बड़ा है और MR से, तो मेरे लिए लॉस हो जाएगा। इसलिए फर्म हमेशा उस लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट करती है कि जहाँ MC MR के इक्वल भी हो प्लस MC का कर्व राइज करने लग जाए MR कर्व से। वो पॉइंट तक अगर आ गई फर्म तो वहाँ तक तो वो ऑपरेट करेगी, उसके बाद वो ऑपरेट नहीं करेगी। यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, बात समझ आई है, क्योंकि फर्म उस पोजीशन को ढूंढना चाहती है जिस पोजीशन में उसको एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करके फ़ायदा मिल रहा हो। देखो ना बेटा, आप एक दोबारा देख लो, ये है, ये मान लो 10 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है, ये मेरी कॉस्ट है, ये 10 रुपये कॉस्ट है, ये सॉरी ये 18 रुपये कॉस्ट है, ये 17, ये 16, ऐसे ऐसे करते करते ही 10 रुपये कॉस्ट आ गई। फर्म ने देखा कि 10 रुपये, फिर फर्म ने देखा कि जैसे मैं एक आउटपुट बेचती हूँ तो कॉस्ट तो लग रही है 9 रुपये एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने के लिए और मुझे मिल 10 रुपये, वैसे ही 8 फिर 7 10 रुपये मिल रहा है। फिर फर्म ने देखा 10 इक्वल आ गया। अब अगर मैं एक्स्ट्रा और आउटपुट बेचती हूँ तो मेरे लिए कॉस्ट लग रही है 11, रेवेन्यू मिल रहा है 10, तो छोड़ना ये वाला क्यों, हम इसी पे ऑपरेट करते हैं। बात समझ आई है? तो फर्म उस लेवल पे ऑपरेट करेगी जहाँ पे मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट बिके और उसको प्रॉफिट भी अच्छा मिले। ठीक है, समझ आई है मेरी बात?
ओके बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ रिव्यू करिए